हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मैं आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र का सेकंड चैप्टर उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत उसका पार्ट सेकंड कराऊंगी। पहला पार्ट मैं पिछली वीडियो में करा चुकी हूँ। आज मैं आपको सेकंड पार्ट कराऊंगी। ये जो नोट्स हैं ये पूरे एनसीईआरटी के हैं जो मैंने बनाए हैं। एनसीईआरटी की भाषा थोड़ी टफ होती है, उसी को सरल शब्दों में मैंने बताया हुआ है। अगर आपको ये पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला है उपभोक्ता का बजट। बजट यानी उपभोक्ता के पास एक बजट होता है, यानी एक आय होता है। उपभोक्ता अपनी आय से और उपभोग बंडल की कीमत से, इन दोनों को ध्यान में रख के एक अपना बजट बनाता है। अर्थात उपभोक्ता केवल उसी बंडल को खरीदता है जो उसकी आय से या तो कम हो या फिर बराबर हो। यानी P कोई कीमत है किसी X1 वस्तु की, P2 जो है वो दूसरी वस्तु की कीमत है। वह अपनी आय से या तो कम खरीदेगा या फिर बराबर खरीदेगा। यही क्या कहलाता है? हमारा बजट, उपभोक्ता का बजट कहलाता है। उपभोक्ता का जो बजट होता है वो वास्तविक जो उपभोक्ता की आय होती है उसकी क्रय शक्ति का परिचय देता है। क्रय शक्ति को मतलब खरीदने की क्षमता कितनी है उसकी, वो कितना वस्तु को खरीद सकता है। तो यही हमारा उपभोक्ता का बजट कहलाता है। दो वस्तु यानी कोई भी X1 और X2 दो वस्तु के ऐसे ग्रुप्स बनाता है जिन्हें उपभोक्ता अपनी लिमिट आय से खरीदना चाहता है। तो यही हमारा क्या कहलाता है? उपभोक्ता का बजट कहलाता है। आगे है बजट सेट। बजट सेट क्या होता है? कोई भी दो वस्तु, मान लो अभी बताया था मैंने X1 X2, ये पहली वस्तु ये दूसरी वस्तु, यानी कोई भी दो वस्तु, मान लो कुछ भी हो सकती है, उन सभी बंडलों का संग्रह है। यानी कोई भी दो वस्तु है उसका हम क्या बनाते हैं? अलग अलग सेट बनाते हैं। मान लो दो वस्तु हमें 10 रुपये में खरीदनी है, तो उसके कैसे बना सकते हैं हम सेट? कि 4 6 का बना लिया, 7 3 का बना लिया, 5 5 का बना लिया। तो ये उपभोक्ता अलग अलग बंडल बनाता है। जब इनका हम संग्रह यानी इनको इकट्ठा करते हैं तो हम बोलते हैं बजट सेट। यानी मैं इसको भी खरीद सकता हूँ, इसको भी खरीद सकता हूँ, इसको भी खरीद सकता हूँ, लेकिन मैं खरीदूंगा उसे ही जो मुझे ज़्यादा संतुष्टि देगा, जो मेरी इच्छा को ज़्यादा पूरा करेगा। उपभोक्ता क्या करता है कि जो वर्तमान बाजार की कीमत यानी पर अपनी आय से खरीदता है। यानी वे जो बंडल बनाए थे दो वस्तु के, उनकी कीमत को देखता है और फिर उनको अपनी आय से खरीदता है। बजट सेट को बजट की कमी के रूप में भी जाना जाता है। ये कैसे? मान लो यहाँ पर कोई वस्तु एक है और यहाँ पे दूसरी वस्तु है, तो ये बजट रेखा होगी। अब इसके अंदर अंदर ही वो क्या खरीदेगा? कोई भी बंडल खरीदेगा वस्तु का। यानी ये एक आय की रेखा होगी एक तरह से, जिसको कीमत रेखा भी बोलते हैं, बजट रेखा भी बोलते हैं इसको। तो वो इसी के अंदर वो कोई भी वस्तु खरीदना चाहेगा, तो कम ही खरीदेगा, मतलब अपनी आय से थोड़ा कम ही रखेगा या बराबर रखेगा। इसीलिए हम इसी आधार पे बोलते हैं कि बजट सेट को बजट की कमी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि वो सीमित आय से कुछ ऐसे ऐसे बंडल बनाता है कि वो देखना चाहता है कि मेरे को 6 4 में से लेना है, मुझे 5 5 में से लेना है, या मुझे 7 3 में से लेना है। जो उसको ज़्यादा संतुष्टि देगा, जिसमें ज़्यादा नंबर उसको दिखाई देंगे, वो वही खरीदेगा।
आगे है बजट सेट को बजट की कमी के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यह उस सीमा को दर्शाता है जिसमें किसी दिए गए आय के साथ दो वस्तुओं का वो एक सेट खरीदना चाहता है। ठीक है, आगे है नेक्स्ट है हमारा बजट रेखा। बजट रेखा क्या होती है? बजट रेखा वस्तु एक वस्तु दो के अलग अलग संभावित संयोजनों को दर्शाने वाली एक रेखा होती है। यानी बजट सेट, जो ये बजट सेट थे, अगर इसको हम ग्राफ में दिखाएंगे तो ये ही हमारी एक बजट रेखा बना देगी। यानी बजट रेखा एक तरह से, ये अगर हमारा 2 मिनट, ये अगर हमारा ग्राफ है, इस पे हमने जो बजट सेट थे हमारे अलग अलग, उनको हमने इस तरीके से बनाया। तो एक रेखा जिस पर सभी बिंदु ये क्या करेंगे, टच करेंगे, तो ये जो बजट रेखा है सभी बंडल सेट को टच करके जाएगी, तो ये ही हमारी क्या कहलाती है, बजट लाइन कहती है, या बजट रेखा बोलते हैं इसको। बजट रेखा वस्तु एक और वस्तु दो के विभिन्न संभावित संयोजनों को दर्शाने वाली एक रेखा होती है, जिससे उपभोक्ता अपनी बजट के भीतर खरीदता है, जिसे वह बाजार मूल्य को देखकर खरीदना चाहता है। इसे मूल्य रेखा भी बोलते हैं, संभावना रेखा भी बोलते हैं, और प्राप्य संयोजनों की रेखा भी बोलते हैं। आगे देखो, चित्र में समझो अच्छे से। ये हमारा x2 वस्तु है कोई, और ये x1 है। ये बजट लाइन यानी बजट रेखा है, और ये जो इसके अंदर की सारी चीज़, ये बजट सेट कहलाते हैं, क्योंकि हम एक बजट लाइन के अंदर ही अंदर कोई भी चीज़ खरीदना चाहेंगे। बजट रेखा को ही हम क्या बोलते हैं, आय रेखा भी बोलते हैं, या मूल्य रेखा, या कीमत रेखा, या प्राप्य रेखा, यानी जो सिर्फ मुझे चाहिए, जो मुझे सेट चाहिए, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बजट लाइन बोलते हैं। जब हम बजट सेट को ग्राफ में दिखाते हैं, जो सभी पॉइंट्स को टच करके जाती है, वो बजट लाइन कहलाती है। अब बजट लाइन का क्या फॉर्मूला होगा, देखो इसको, बजट लाइन को हम कैसे दिखा सकते हैं, वही एम मतलब हमारी आय, पी और पी कोमा है हमारी कीमत, यानी दो वस्तुओं की अलग अलग कीमत है। वस्तु एक्स की एक कीमत है, वस्तु एक्स डैश की एक कीमत है हमारी। तो ये हमारी, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एम बराबर Px1 प्लस P2x2, यानी इन दोनों को मिला के दो वस्तुओं को खरीदेंगे जब हम कीमत पर, इन दोनों का भी जोड़ अब इस आय के बराबर होना चाहिए। तो ये ही हमारी क्या होती है, बजट लाइन होती है। बराबर भी हो और कम भी हो सकती है। अपनी आय से अगर अच्छी चीज़ मिल जाती है तो मैं थोड़ा आय से कम भी खरीद सकता हूँ कीमत पे। आगे है बजट रेखा की प्रवणता नीचे की ओर क्यों होती है, क्यों बजट रेखा नीचे की ओर जाता है। चलो देखते हैं इसको। क्योंकि बजट रेखा पर उपस्थित प्रत्येक बिंदु ऐसे बंडल को दिखाता है जिस पर उपभोक्ता की पूरी आय खर्च हो जाती है। ऐसे में यदि उपभोक्ता वस्तु एक की अतिरिक्त इकाई लेना चाहता है, तब वह तभी कर सकता है जब वो दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा छोड़ दे। वस्तु एक की मात्रा को कम किए बिना वह दूसरी मात्रा बढ़ा नहीं सकता। वस्तु एक की एक अतिरिक्त इकाई पाने के लिए उसे वस्तु दो की कितनी इकाई छोड़नी होगी, यह दो वस्तुओं की कीमतों पर निर्भर करता है। इसलिए बजट रेखा की प्रवणता नीचे की ओर होती है, यानी ये इस तरीके से वो आती है, तो उसको ही हम नीचे की
बजट रेखा की प्रवणता बोलते हैं। क्योंकि अगर ये बजट रेखा इसलिए होती है क्योंकि ये वस्तु मान लो x1 है और ये x2 है, ये ज़्यादा चाहिए तो ये कम लेनी पड़ेगी, अगर ये ज़्यादा चाहिए तो ये कम लेनी पड़ेगी। इसलिए ग्राफ इस तरह से बनता है कि बजट रेखा नीचे की ओर जाती है। आगे पहला है बजट सेट में बदलाव। ये क्वेश्चन है कि बजट सेट में अगर बदलाव कर दें हम तो क्या होगा। बजट सेट में कैसे, अगर हम बजट सेट में बदलाव अगर हम समानांतर होता है, अगर हम बजट सेट, ये बजट लाइन पहले वाली है यानी इसको हम मान लेते हैं M1, अगर ये इस तरीके से इधर बढ़ जाए यानी M2, तो ये जो इधर की तरफ शिफ्ट हुई तो ये भी बजट रेखा का क्यों हुई, क्योंकि ये चीज़ें आय पर निर्भर करती हैं। आय कम है तो वो इधर की तरफ घटेगी बजट रेखा, आय ज़्यादा है तो बजट रेखा बढ़ेगी। अगर वो ऊपर की तरफ जाती है यानी किस तरफ, ऊपर की तरफ जाएगी यानी दाईं ओर बढ़ेगी। ये हमारी बजट रेखा है। जब किसी उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है तो बजट सेट भी अलग बन जाते हैं और बजट रेखा भी अलग बन जाती है। जब बजट रेखा का दाईं ओर शिफ्ट होगा, इसको बोलते हैं दाईं ओर, जब ये इस तरफ शिफ्ट होगी तो वो दाईं ओर शिफ्ट होगी, तो ये आय जब वृद्धि होगी यानी उपभोक्ता की आय जब बढ़ेगी तो बजट रेखा दाईं ओर शिफ्ट कर जाएगी यानी दाईं तरफ खिसक जाएगी समानांतर, क्योंकि वो इसमें भी अपना बजट सेट अलग बनाएगा और इस वस्तु दोनों को मिला के वो एक अलग सेट बनाएगा। अगर उपभोक्ता की आय क्या होगी, कम होगी, तो ये हमारी बजट रेखा है। अगर मान लो पुरानी वाली बजट रेखा है ये, और अब उपभोक्ता की आय में कमी हो जाती है तो उपभोक्ता अपना सेट यानी बजट रेखा वो इधर खिसका लेगा, अलग बंडल सेट बनाएगा। जब कमी होती है आय में उपभोक्ता की तो बजट रेखा बाईं ओर खिसक जाती है, इसको बोलते हैं हम बाईं तरफ। तो इस तरीके से बजट सेट में क्या होता है, बदलाव होता है। आगे है उपभोक्ता का इष्टतम चयन। इष्टतम मतलब होता है जिस पर उसको सबसे ज़्यादा संतुष्टि मिलती है, सबसे ज़्यादा उसकी इच्छा पूरी होती है, सबसे ज़्यादा उसकी उपयोगिता पूरी होती है, उसको हम इष्टतम चयन करेंगे। इष्टतम चयन कहेंगे कोई भी दो वस्तु है, एक थोड़ी ख़राब है, एक ख़राब से थोड़ा ज़्यादा अच्छी है, तो वो जो अच्छे वाली है उसको चुनना चाहेगा। इसको ही हम बोलते हैं इष्टतम चयन यानी सर्वोच्च, सबसे ऊंचा चयन। तो मान लो अगर दो सेट बनाते हैं कोई भी, जैसे हमने बना लिया 10 8 8 6, अब वो दो बंडल हैं, ये दो बंडल है उपभोक्ता के, तो वो दो वस्तु के दो बंडल है ये, तो वो कौन सा खरीदना चाहेगा, कौन सा उसको लग रहा है कि मैं मुझे मतलब कौन सा इष्टतम चयन होगा उपभोक्ता का। ये समान है, ये कम है इससे, तो इष्टतम मतलब यही होता है कि जब अगर दो वस्तु की समान कीमत है और एक में उसको ज़्यादा दिखाई देता है तो वो इस वाले को खरीदेगा। यानी 10 8 8 6 से वो कौन से बंडल को खरीदेगा,
इस वाले को खरीदेगा। क्यों? क्योंकि ये उसको उसकी इच्छा, उसकी संतुष्टि ज़्यादा पूरी करता है। आगे है विस्थापन की सीमांत दर, यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, MRS शॉर्ट फॉर्म में। एक वस्तु को दूसरी वस्तु के स्थान पर प्रयोग करने की योग्यता प्रतिस्थापन की सीमांत दर कहलाती है। मतलब कोई भी मान लो एक किताब है और एक पेन है। अगर किताब ज़्यादा पसंद है उसे पेन से, या मान लो ये छोड़ो, मान लो एक सेब है, एक संतरा है। उसको ये थोड़ा सा ज़्यादा पसंद है, ये कम पसंद है, लेकिन वो खरीदना दोनों चाहता है। तो वो क्या करेगा? वो एक ऐसा सेट बनाएगा कि उसको ये भी मिल जाए सही से और ये भी मिल जाए। अगर वो सेब की एक अतिरिक्त मात्रा पाने के लिए, तो वो क्या करेगा? वो संतरे की कुछ मात्रा को छोड़ेगा। जो सेब की अतिरिक्त इकाई पाने के लिए उसने संतरे की मात्रा को छोड़ा, वो ही क्या कहलाती है? हमारी विस्थापन की सीमांत दर कहलाती है, यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, MRS। MRS यानी वस्तु दूसरी में परिवर्तन। मान लो कोई भी X1 मान लो, और वस्तु पहली में परिवर्तन, तो इन दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है? MRS कहलाता है। इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, यानी मान लो कोई ये वस्तु X है और ये Y है। अब जब ये 0 था तो ये 15 तक इसकी वैल्यू पसंद करता था। जब ये 1 हुआ, यानी जब इसकी एक इकाई बढ़ा दी X वस्तु की, तो उसको इसकी कुछ मात्रा छोड़नी पड़ी, यानी 10। अब वो इसको और प्राप्त करना चाहता है, दो और ज़्यादा इकाई लेना चाहता है, तो इसमें से उसकी कुछ मात्रा उसको घटानी पड़ेगी, तो यानी 6 हो गई। तो यही, यानी y, MRS हमारा क्या होगा? y/x, डेल्टा के रूप में भी हम लिख सकते हैं इसको। डेल्टा का मतलब होता है कि परिवर्तन, यानी यहाँ तक इसकी अतिरिक्त इकाई पाने के लिए उसमें कितना परिवर्तन आया? x वस्तु में 1 का परिवर्तन आया। y में जब वो 15 से 10 पे गया तो कितने का परिवर्तन आया? उसको 5 का परिवर्तन आया। तो अनुपात क्या हो गया? 5:1। इसी तरह दूसरे में जब वो 1 इकाई छोड़ के, यानी 2 और अतिरिक्त इकाई पाना चाहता था, तो कितने का अंतर आया? 1 का आया। जब वो 10 से 6 पर गया तो कितने का आया अंतर? 4 का। तो ये 4:1। तो ये MRS जो होता है वो 2 वस्तुओं का अनुपात भी होता है। MRS को हम लिख सकते हैं डेल्टा, यानी वस्तु 2 में परिवर्तन, डेल्टा वस्तु 1 में परिवर्तन। वही परिवर्तन जैसे 0, 15, यानी ये मान लो X है और ये Y है। फिर 1 इकाई उसने बढ़ानी चाहिए इधर, तो उसकी कुछ घटानी पड़ेगी, 10 कर दी, और 1 और इकाई बढ़ानी चाहिए इधर, तो उसने 6 होगी। तो इन दोनों में कुछ न कुछ तो परिवर्तन, इसमें 5 का अंतर आ गया, इसमें 4 का परिवर्तन हो गया, इसमें 1 का हो गया, इसमें 1 का हो गया। तो 5:1, 4:1 आगे ही बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि जो हमारी ग्राफ पे जो प्रतिस्थापन जो लाइन होती है वो भी नीचे की तरफ आती हुई दिखाई देती है, क्योंकि जब वो एक वस्तु को ज़्यादा पाना चाहेगा तो वो दूसरी वस्तु में उसका घटाव, यानी उसमें कमी करना चाहेगा।
इसीलिए ग्राफ ऐसा बनता है कि जो लाइन होती है प्रतिस्थापन की वो नीचे की तरफ आती हुई ढलवा होती है। मैंने पहली वीडियो में भी बताया है। उपभोक्ता जो होता है, जो उपभोक्ता के पास अधिक जो भी वस्तु होती है उसकी सीमांत उपयोगिता भी क्या होती है, कम होती है। क्योंकि जब चीज उपभोक्ता के पास अगर वस्तुएं ज़्यादा होगी तो वो उससे उब जाएगा, इसीलिए उसकी उपयोगिता भी, जो सीमांत उपयोगिता होती है वो भी क्या होती है, कम होती है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।